Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st, 22nd and 20th. 20, 21 और 22 तीनों दिनों का न्यूज़ एनालिसिस जो छूटा हुआ था वो आज अपन कंप्लीट करेंगे करके सारी न्यूज़ आइटम्स देखेंगे. द हिंदू न्यूज़पेपर से ही पढ़ेंगे. बिकॉज ऑफ सम ड्यूटी कमिटमेंट्स आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियोज़ फॉर द लास्ट 2 days. बट ठीक है, त्यौहार का टाइम है, थोड़ी छुट्टी आपको भी मिलनी चाहिए. डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. इसके अलावा दूसरा मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि वेबसाइट को हमने बहुत ज़्यादा चेंज किया है. नाउ वी आर मतलब कि 1-2 दिन हो सकता है उसमें कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं रहा हो आपको, बिकॉज ऑफ सम मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन. काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस हम कर रहे हैं. TEMSIAS.com, आप लोग इसको नोट कर लीजिए. TEMSIAS.com, TEMSIAS.com ये वेबसाइट है और इसमें चेंजेस कर रहे हैं हम लोग. और बहुत जल्दी कोर्स का भी मेरे को अनाउंसमेंट करना था, तो फॉर दैट रीज़न आई वॉज मेकिंग सम चेंजेस. सम लुक वाइज, UI वाइज, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड. एंड थोड़ा हम डिटेल में करते हैं 2022 के लिए तैयारी का. जो भी प्लान है हमारा, हम स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस के साथ. पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट अब कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस. दिस इज जस्ट अ रूल ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डिमिटिंग ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट. ठीक है ना. तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. 1 only, 2 only, both या none. Question number 2 is for which of the following committees the chairman is invariably from the ruling party. इनमें से कौन सी कमेटी का चेयरमैन जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है. ऑप्शन आर ए एस्टिमेट्स कमेटी, बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या डी कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. Question number 3 is which of the following is or are the socialist principles of the directive principle of state policy. इनमें से कौन से socialistic principles हैं. Options are A, first is पहले तो to make provision for just and humane condition for work and maternity relief. Second है to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs for which are injurious to health. Third है to raise the level of nutrition and the standard of living of people and to improve the public health. आपको बताना है socialistic principles कौन कौन से. Options are A 2 and 3, B 1, C 1 and 2, या D 1 and 3. Which of the following is the correct answer? Let me tell you the answers also. मैं आपको आंसर बताता हूँ. अगर आप अपने से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, जो कि आप करना चाहिए आपको, तो आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए. तो इसका जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर वाला स्टेट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दोनों ही बोथ आर इनकरेक्ट. बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. पहला स्टेटमेंट भी और दूसरा भी, क्योंकि सबको पता है कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकम्स द प्रेसिडेंट. पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस मेजॉरिटी इन द लोअर हाउस. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है. क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूछा था फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज द चेयरमैन इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. इसका आंसर है ए एस्टिमेट्स कमेटी. आप सबको पता होना चाहिए कि एस्टिमेट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स. तो देखो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एक्चुअली में एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल या गांधीयन प्रिंसिपल्स या लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवीजन मेंशन्ड नहीं है. ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से ये लिखा हुआ है. एक्चुअली में ये बाद में स्टडी के दौरान देखा गया कि ये कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सोशलिस्टिक हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल है. तो ये याद रखना आप ये चीज़ कि ये जो डिवीजन है ना, ये लक्ष्मीकांत में ज़रूर लिखा हुआ है, बट दैट इज़ नॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. कई बार यूपीएससी ने ऐसा स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि ये जो डिवीजन है गांधीयन लिबरल इंटेलेक्चुअल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. और कुछ लोगों को ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उनको रटी रहती है, तो उनको लगता है कि हाँ यार लक्ष्मीकांत ने मेंशन्ड है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही उठाया होगा, बट ऐसा नहीं है. ठीक है ना. इसका जो आंसर है 1 and 3 है. दूसरा जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है. फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट वन. सो इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है ना. डी विल बी द आंसर. 1 and 3 स्टेटमेंट. सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस. आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है रिलेटिविटी अप्लाइज टू फिजिक्स एंड नॉट टू एथिक्स. डिस्कस दिस द स्टेटमेंट. यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन. एथिक्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, रिलेटिविटी अप्लाइज टू फिजिक्स एंड नॉट टू एथिक्स. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ट्राई टू राइट सम पॉइंटर्स, कुछ पॉइंट्स आप लिखने की कोशिश करिए. ठीक है ना. मूव करते हैं आज की न्यूज एनालिसिस पार्ट में. आते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है. यू कैन मूव विद मी. पहली जो न्यूज़ हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वो रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश में बिल आया है रिसेंटली. द बिल इज द
इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021, अरुणाचल प्रदेश का याद रखिएगा, मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। अब ये जो बिल है, दिस इज फॉर इन्विसाजिंग द लैंड राइट्स फॉर गर्ल्स, ये इसके लिए है जो बिल लाया गया है, दैट इज फॉर गिविंग लैंड राइट्स फॉर द गर्ल्स। अब इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है। अब देखो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन तो किया जा रहा है। अब इसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने काफ़ी अपोजिशन किया और ये कहा है कि क्या होता है, कई बार अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं दे गेट मैरिड विद द नॉन एसटी मेल्स ऑफ सम अदर कम्युनिटी और सम अदर आउटसाइडर्स, ठीक है ना। तो उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा देखा गया है। सो नॉन जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब से मैरी करने वाली वुमेन है, फॉर एग्जाम्पल एनी वुमेन हु मैरीज अ नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो कि नॉन अरुणाचल प्रदेश का हो, भले फिर वो एसटी कैटेगरी का ही क्यों ना हो, देन दैट वुमेन शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ द एसटी स्टेटस एंड इट्स बेनिफिट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि ऐसी महिला को फिर जो एसटी स्टेटस के राइट्स है, बेनिफिट्स हैं, वो नहीं देने चाहिए इफ शी मैरीज समवन फ्रॉम नॉन अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द प्रोटेस्ट इज गोइंग ऑन। आपको मेन याद रखना है कि ये बिल कौन सा है, मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ऐसा नहीं कि वो महिलाओं के राइट्स के अगेंस्ट है, बट दे डोंट वांट दैट सम अदर टेक्स द बेनिफिट ऑफ बीइंग एसटी इवन इफ ही और शी इज नॉट फ्रॉम द एसटी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे लोगों को, आउटसाइडर्स को वो बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश से बाहर के लोगों को। सो दे आर अपोजिंग दिस ड्राफ्ट बिल। दूसरी जो न्यूज़ है वो है बैटरी पावर्ड बाय ह्यूमन स्वेट। अब यहाँ पे क्या है कि एक ननियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। मैंने इसलिए बताया कि ऐसी चीज़ों को लोग टारगेट करते हैं एग्जाम और इन सब में, इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें इंडियंस का भी कंट्रीब्यूशन है। अब ये ननियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिंगापुर में। पहले तो ये लोकेशन आप दिमाग में रखना, याद रखना। ननियांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, सिंगापुर में है। अब इसने क्या किया, इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रेचेबल बैटरी दैट इज पावर्ड बाय ह्यूमन परस्पिरेशन। अब इसने क्या किया है, इसने एक स्ट्रेचेबल बैटरी डिजाइन की है ननियांग यूनिवर्सिटी ने, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने। कहाँ की है, सिंगापुर की है। एंड दैट बैटरी इज पावर्ड बाय ह्यूमन परस्पिरेशन और स्वेट कहना चाहिए। अब इसमें एक इंडियन का भी कंट्रीब्यूशन है, गुरुनाथन थंगावेल, याद रखिए गुरुनाथन थंगावेल इज फ्रॉम द करूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टीम दैट हैज डेवलप्ड दिस स्ट्रेचेबल बैटरी दैट इज पावर्ड बाय ह्यूमन परस्पिरेशन और ह्यूमन स्वेट। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ननियांग यूनिवर्सिटी याद रखना कहाँ की आपकी, ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग द मधुर मैथ्स। मधुर मैथ्स या मधुर मैथ्स, जो भी आप पढ़ना चाहें, बस स्पेलिंग याद रखने का, MADUR। मधुर मत बोलना क्योंकि MADH नहीं है, MADUR है। मधुर, मधुर या मधुर कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये जो है बेसिकली अनाउंसमेंट, अभी रिसेंटली 2 महिलाएं हैं, गौरी रानी जाना एंड गौरी बालादास। गौरी रानी जाना एंड गौरी बालादास, दे वर honored regarding their skills in making मधुर फ्लोर मैट्स। तो मधुर फ्लोर मैट्स होते हैं, एक्चुअली में मधुर फ्लोर मैट्स होते हैं, एंड द यूनिक टू वेस्ट बंगाल। ये जो किस रीजन की है, ये वेस्ट बंगाल की यूनिक है, यानी कि वहाँ की स्पेशलिटी में आता है मधुर मैट्स, मधुर फ्लोर मैट्स। दे आर यूनिक टू वेस्ट बंगाल एंड इट इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द बंगाली लाइफ स्टाइल। ये इंट्रिंसिक पार्ट है बंगाली लाइफ स्टाइल का। मधुर मैट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मधुर मैट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स। अब ये एक्चुअली मधुर काथी नाम की एक कला होती है, मधुर काथी, जो इसको बनाने की प्रोसेस होती है ना, उसको हम बोलते हैं मधुर काथी। मधुर काथी प्रोसेस जो होती है दैट इज एक्चुअली हैज बीन अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑलरेडी दिया हुआ है। मधुर काथी बोलते हैं इसको, मधुर काथी को। एंड इट इज अ राइजोम बेस्ड प्लांट। ये मधुर काथी क्या है, राइजोम बेस्ड प्लांट है। वहां पे राइजोम बेस्ड प्लांट है। इसको हम साइप्रस टेगेटम भी कहते हैं, साइप्रस टेगेटम या साइप्रस पेंगोरी। तो याद रखिएगा, साइप्रस टेगेटम या साइप्रस पेंगोरी, दे आर फाउंड अबंडेंटली इन द एल्यूवियल ट्रैक्ट्स ऑफ पूर्वा एंड पश्चिम मेदिनीपुर। मेदिनीपुर आप सबको पता है कि ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन ही है। मधुर काथी प्लांट होता है, एक्चुअली में मधुर काथी प्लांट है, याद रखिएगा, राइजोम बेस्ड प्लांट है। साइप्रस टेगेटम या साइप्रस पेंगोरी इसको बोलते हैं।
इसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, मधुर फ्लोर मैट्स बनाते हैं। कौन से स्टेट में यूनिक है, तो ये वेस्ट बंगाल में एक यूनिक चीज़ है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जीआई टैग मधुर काथी को ऑलरेडी दिया जा चुका है, दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब याद रखिएगा ये जो मधुर काथी है ये है, इनमें याद रखिएगा इट्स अ, यहाँ पे देखो लिखा है मास लैंड। मास लैंड क्या है, तो मास लैंड एक फाइन क्वालिटी मधुर मैट ही होती है। मास लैंड जो है मसलन, सॉरी दिस इज मसलंद, सॉरी इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, ऐसा होता है। देखो मैं इसको मास लैंड पढ़ा था, बट बाद में मुझे ध्यान आया कि ये मसलंद है। मसलंद तो आप सबने घर में भी यूज़ की होगी, से वेरी सिली ऑफ मी। तो मसलंद बेसिकली एक फाइन क्वालिटी मधुर मैट है। देखो यही होता है कि मैं क्या है कि मैं प्रिपरेशन करके या इस तरह से स्क्रिप्टेड नहीं बनाता हूँ, मैं आपके साथ ही बनाता रहता हूँ, है ना। तो थोड़ा आपको हंसी भी आएगी मेरे ऊपर, लेकिन पार्डन मी फॉर दैट, मुझे खुद अपने ऊपर हंसी आ रही है फिलहाल। तो मसलंद एक फाइन क्वालिटी मधुर मैट होती है विच टेक वीक्स टू वीव। तो मसलंद याद रखना, मसलंद है ये, है ना। मासलैंड पढ़ सकते हो आप लोग स्पेलिंग के लिए, लेकिन मसलंद ही पढ़ो। तो वैसे मैंने मसलंद, दूसरी एक तकिया टाइप का भी होता है, गोल गोल तकिया टाइप की होती है, उसको भी हम मसलंद बोलते हैं, हमारी तरफ तो उसको मसलंद बोलते हैं, बट एक्चुअली मसलंद यहाँ पे ये मैट फ्लोर है, याद रखिएगा फ्लोर मैट है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल रीजन। अब इसको रॉयल पैट्रोनेज मिली थी 1744 में नवाब अली वर्दी खान के द्वारा। तो 1744 नवाब अली वर्दी खान, आप सबको पता होगा ना, अली वर्दी खान। उसके बाद फिर आपका सिराजुद्दौला और ये सब चीज़ें काफ़ी पढ़ा होगा आपने। अली वर्दी खान वहाँ पे एक वर्दी नवाब थे, बोल सकते हो आप कि वहाँ के वर्दी नवाब थे, नवाब अली वर्दी खान। एंड ही इशूड अ चार्टर टू द लैंड ओनिंग जागीरदार्स इन दिस रिगार्ड, एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज ऑब्लिगेटरी टू सप्लाई मसलंद मैट्स फॉर यूज इन द कलेक्टरेट। तो यहाँ पे मसलंद मैट्स का यूज किया जाता है। 1744 में नवाब अली वर्दी खान ने इसमें रॉयल पैट्रोनेज के अंदर इस मसलंद को रखा था। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको समझ में आ गया होगा। मधुर फ्लोर मैट्स काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था, अच्छा लगा मुझे ये न्यूज पढ़ करके, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। तो श्रीलंका एलिफेंट्स टू गेट बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स। अब श्रीलंका ने ये डिसाइड किया दैट दे विल बी इशूइंग कैप्टिव एलिफेंट्स, दे विल इशू कैप्टिव एलिफेंट्स विद देयर ओन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स एंड बैन देयर राइडर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग ऑन द जॉब अंडर अ वाइड रेंजिंग न्यू एनिमल प्रोटेक्शन लॉ। तो श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के रिगार्डिंग वो एक्टिव हो चुके हैं नाउ, एंड अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि बेसिकली कहना चाहिए कि जो भी एलिफेंट्स को पालेंगे या रखेंगे वो बिल्कुल ड्रिंक नहीं कर सकते हैं या उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। हो क्या रहा था एक्चुअली में, कई लोग एलिफेंट्स को पाल तो रहे थे बिकॉज ऑफ शोइंग, कुछ लोग वेल्थ शो करने के लिए और कुछ लोग अपने ऑब्वियस सी बात है फॉर देयर मॉनिटरी गेन्स दे आर डूइंग दिस थिंग। बट हो क्या रहा है कि कई बार उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, एनिमल्स को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, एलिफेंट्स को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, एंड दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो इस कारण से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर श्रीलंका ने ये कई एनिमल प्रोटेक्शन लॉज निकाले हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उन्होंने एक आईडी कार्ड्स यानी कि बायोमेट्रिक आईडी कार्ड्स भी एलिफेंट्स के साथ अटैच करेंगे ताकि उनका डेटाबेस बनाया जा सके और उनके डीएनए स्टैंपिंग की जा सके। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, रेनफॉल एट ग्रीनलैंड आइस समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पूरे हिस्ट्री में पहली बार ये नोट किया गया है दैट रेन फेल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्रीनलैंड आइस शीट। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड आइस शीट में पहली बार बारिश हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड देयर वाज आइस रेनफॉल इन द टॉप समिट ऑफ द ग्रीनलैंड के टॉप समिट पे ये बारिश हुई है, एंड दैट इज नॉट अ हेल्दी साइन। सबसे पहली चीज तो ने कहा कि ये हेल्दी साइन नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। क्यों? क्योंकि देखो जब भी वाटर आइस पे आएगा, द वाटर ऑन आइस इज बैड, इट मेक्स द आइस शीट मोर प्रोन टू सरफेस मेल्ट। तो यहाँ पे जब भी वाटर आइस शीट पे आता है, इट मेक्स द आइस शीट मोर प्रोन टू मेल्ट, ये और ज्यादा प्रोन कर देता है उसको मेल्ट करने के। इट ऑल्सो बिकम्स डार्कर, जब पानी गिरता है शीट के ऊपर तो दैट बिकम्स डार्कर, एंड सिंस इट बिकम्स डार्कर इट एब्जॉर्ब्स मोर सनलाइट, ये और ज्यादा सनलाइट स्टोर करने लगता है। और आप सबको पता है कि जब सनलाइट स्टोर करेगा
तो क्या होगा, और ज़्यादा पिघलेगा। अब इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। ऑथर ने कहा है कि देयर हैज़ बीन एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द मेल्ट वाटर, ये जो मेल्टिंग वाटर है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है ये मेल्ट वाटर, और इस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो सी लेवल राइज है दैट इज़ हैपनिंग। ग्रीनलैंड की जो आइस शीट है ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर अंटार्कटिका। ये भी याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड का जो आइस शीट कवर है दैट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर अंटार्कटिका, एंड लगभग 25% ग्लोबल सी राइज जो है, तो नियरली 25% ऑफ द ग्लोबल सी लेवल राइज हैज बीन सीन ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, ठीक है ना। और इस ग्रीनलैंड के कारण लगभग 25% का जो ग्लोबल सी राइज है वो अकेला ग्रीनलैंड ने किया है, ठीक है ना। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, इसको आप याद रखिएगा, नोट्स में और आंसर राइटिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ है, उसको शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं। यूएस लैब मेक्स हेडवे इन न्यूक्लियर फ्यूजन। अब क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ वेरी क्लीन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। आप सबको पता होना चाहिए जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन आप सबको पता ना, H मिलकर हीलियम बना करके एनर्जी का संचार करते हैं, H+H बोलते हैं, फिर हीलियम बनता है, फिर उससे एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ अ वेरी क्लीन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी। लेकिन इसमें क्यों क्लीन है ये, बिकॉज इट डज नॉट लीव एनी रेमिनेंट रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट। ये कोई भी रेडियोएक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट को लीव नहीं करती है। फ्यूजन रिएक्शंस पावर हाइड्रोजन बॉम्ब्स ऑल्सो, फ्यूजन रिएक्शन से ही हाइड्रोजन बॉम्ब्स को पावर मिलती है। हाउएवर अभी तक ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जो कि ये शो करे कि देयर इज अ नेट एनर्जी गेन। ये लैब में अभी तक शो नहीं हो पाया था कि देयर इज अ नेट एनर्जी गेन। तो इसके लिए नेशनल इग्निशन फैसिलिटी है, यूएस की ही है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी। तो नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने ये टेस्टिंग की है जिसमें उन्होंने टाइनी पैलेट्स लिए हैं फ्यूल के, ड्यूटीरियम या ट्रिटियम दोनों के आप ले सकते हैं। ड्यूटीरियम ट्रिटियम ये सब आपको पता होगा हाइड्रोजन के ही फॉर्म्स हैं। जब 2 होता है तो ड्यूटीरियम, 3 होता है तो ट्रिटियम। तो टाइनी पैलेट्स ऑफ द फ्यूल ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, इसको एक सिलिंड्रिकल थंबनेल साइज्ड वेसल में रखा जाता है। सिलिंड्रिकल थंबनेल साइज्ड वेसल जिसको होलराम बोलते हैं, होलराम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, होलराम। मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं कि मैं इसको पढ़ पाऊँ, देखो इस जन्म में तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। होलराम मैं इसको बोल रहा हूँ, होलराम आप इसको पढ़ सकते हैं, होलराम, ठीक है ना। तो होलराम याद रखिएगा, दैट इज अ वेसल। एक्चुअली में ये वेसल जिसके अंदर होल्स होते हैं, होलराम इसको बोलिए। ये ऐसा है जिसमें होल्स होते हैं दोनों फेसेस में, और इसका यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में ये शो करने के लिए कि देयर इज अ नेट गेन ऑफ एनर्जी। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। आर ऑयल बॉन्ड्स टू ब्लेम फॉर हाई फ्यूल प्राइजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी बात है, पहली चीज हम बात कर लेते हैं ऑयल बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो ऑयल बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड, मैंने आपको एक दिन बोला था कि देखो जो बेसिक नेचर है ना, जिसको हम तासीर बोलते हैं ना, जैसे किसी की तासीर ठंडी किसी गर्म है, बॉन्ड की तासीर ये है कि बॉन्ड आपके ऊपर एक कर्जा डाल देता है। तो चाहे ऑयल बॉन्ड हो, चाहे वो गोल्ड बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी, कोई भी बॉन्ड अगर कहीं पे आ गया ना तो वो आपके ऊपर एक कर्जा डाल ही देगा, आपके ऊपर एक ना कुछ ऊपर आपके ऊपर कर्जा डालेगा। तो ऑयल बॉन्ड्स भी वही करते हैं। अब जो भी चीज रहती है, जैसे बॉन्ड के आगे क्या लिखा है वो डिटरमाइन करता है कि वो कर्जा किस फील्ड में है। अब यहाँ पे ऑयल बॉन्ड है, मतलब कि कर्जा किस फील्ड में है, ऑयल के फील्ड में है। सिंपल सी बात है, डेट इंस्ट्रूमेंट ही है लेकिन ये ऑयल के फील्ड में है। हुआ क्या था कि 2005 से 2010 के बीच में, 2005 से 2010 के बीच में यूपीए जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं जिसको, तो यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे। ऑयल बॉन्ड्स क्यों इशू किए थे उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड्स क्यों, उन्होंने बोला कि भैया आप इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करो। ऑयल में जैसे क्या होता है, या तो मैं आपसे पैसा मांग लूँ कि भैया 100 रुपये दे दो, ठीक है ना, दुकान वाले से आपने या तो पैसा मांग लिया कि भैया मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपको 10 दिन में 105 रुपये लौटा दूंगा, ठीक है। एक तरीका यह है कि भैया मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दे देना अगले 10 दिनों तक, ठीक है ना। 10 दिनों तक आपने छूट मांग ली 100 रुपये की, पैसे नहीं लिए आपने, हाथ में पैसे नहीं लिए। तो ये जो दूसरा वाला तरीका ना, ये गवर्नमेंट ने किया था कि ठीक है आप ऑयल पे सब्सिडी देते रहना, ठीक है ना, मतलब प्राइस को कम करके रखो। तो 2010 तक क्या था एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूँ, इसको बहुत अच्छे से मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। एक एक बात, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, एकदम कान लगा करके, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके दिमाग में छप जाएगा। 2005 से 2010 तक गवर्नमेंट ने यही कहा कि ठीक है ऑयल के
प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट में भले बढ़ते रहें, आप लोग उसको कम करके रखो, मतलब आप लोग उसको सब्सिडी दे करके रखो। उस सब्सिडी के एवज में इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए थे। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, 5 सालों के लिए इशू किए थे। अब वो जो टोटल कॉस्ट बैठी प्राइस घटा करके वो 1.5 लाख करोड़ निकली, 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास वो प्राइस निकली, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है 1.44 लाख करोड़ रुपए, देखो यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सब कुछ लिखा है, 1.44 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अब क्या है, आज के टाइम पे वो बॉन्ड मैच्योर होने लगे। अब भाई 10 साल के लिए मैंने निकाला या 15 साल के लिए मैंने किसी बॉन्ड को लिया है, तो 15 साल बाद वो उसका मैच्योरिटी भी तो होगा। तो जब मैच्योरिटी में आपको उसका सब कुछ पे करना पड़ेगा, कूपन रेट से सब कुछ ये पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि चूंकि आपने उस समय ऑयल बॉन्ड लिए थे प्राइस को घटाए रहने के लिए, आज हमको उस चक्कर में उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब वो इंटरेस्ट हम कहाँ से पे करेंगे, अलग से तो हमारे पास इनकम नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हमने इसीलिए ऑयल के ऊपर आज टैक्स लगाया है, एक्साइज ड्यूटी लगाई है, जिस कारण से हम उस एक्साइज ड्यूटी के कारण हम प्राइस पेट्रोल की घटा नहीं पा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल सस्ता होता है तो भी हमारे यहाँ सस्ता क्यों नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी क्यों लगा रही है, अब गवर्नमेंट उसका रीजन ये दे रही है कि चूंकि आपने बहुत पहले ऑयल बॉन्ड लिया था, इसलिए आज हमको उसकी भरपाई करनी पड़ रही है उसके इंटरेस्ट की, इस कारण से हम उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा करके रख रहे हैं। अब आप ये मुझे सोच के बताइए कि गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही थी प्राइस को 2005 से 10 के बीच में। तो इसका एक रीजन है, इसका रीजन ये है कि एक्चुअली में तब रेगुलेटेड प्राइस थे पेट्रोल डीजल के 2010 तक। फ्यूल जो एविएशन फ्यूल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसका डीरेगुलेशन 2002 में हो गया था, ये नोट कर लेना, इसका डीरेगुलेशन 2002 में हो गया था। यानी कि गवर्नमेंट ने इसका प्राइस रेगुलेट करना बंद कर दिया था 2002 में। पेट्रोल का डीरेगुलेशन 2010 में हुआ, 2010 तक, लेकिन उन्होंने ही, गवर्नमेंट ने ही इसको रेगुलेट किया। और डीजल का डीरेगुलेशन 2014 में हुआ, याद रखिएगा। तो डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि ये मार्केट से इनके प्राइस डिटरमाइन होंगे। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि 2010 तक पेट्रोल और डीजल दोनों के ही, 2010 तक तो पेट्रोल का भी चल रहा था रेगुलेशन 2010 के बाद डीरेगुलेट किया है, इसलिए ही 2005 से 2010 के बीच में ये ऑयल बॉन्ड्स इशू हुए हैं, उसके बाद ऑयल बॉन्ड्स इशू नहीं हुए हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यार कितनी, मतलब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा कि अरे यार उन्होंने लुटवा लिया और लिटिया डूब गई हमारी। तो भैया ये बहुत नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट होता है। देखो एनडीए गवर्नमेंट ने जो फोड़ा है ना बम, वो मैं आपको बताता हूँ। एनडीए गवर्नमेंट का बम ये है कि इन्होंने भी खूब सारे बॉन्ड्स निकाले हैं, वो मैच्योर होंगे 2028 के आसपास, 2028 से 2035, ये तो लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ इन्होंने भी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, इन्होंने तो 3.1 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़ के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किए हैं, और ये 2028 से 2035 के बीच में फटेंगे। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं कि कोई एक पहली पार्टी है जिसने ये काम किया है, ऑलरेडी हर पार्टी इसको करती रहती है, एंड दिस इज द थिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन, है ना। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसके ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। और दूसरी चीज़ की आप अपनी गलती नहीं छुपा सकते कि भैया पेट्रोल के प्राइस तो बढ़े हैं, कल ही 110 रुपये 50 पैसे का पेट्रोल मैंने भरवाया है। तो दैट इज द थिंग कि ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेट चल रहे हैं, दैट इज द थिंग विच इज़ द रियलिटी। अगला जो आर्टिकल है वो है विल चेंजेस इन एरा, यानी कि AERA एक्ट विल हेल्प द स्मॉलर एयरपोर्ट्स। अब एरा क्या है, एरा है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। एरा क्या है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021, और ये बिल आया बेसिकली स्टैंडिंग कमेटी में सेंड किया गया है। और ये इसने रिसेंटली क्या किया है कि जो मेजर एयरपोर्ट्स की कैटेगरी उसको थोड़ा ब्रॉड करने की कोशिश की है। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 है, और इसने क्या किया है, मेजर एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश की है। अभी जो मेजर एयरपोर्ट्स की डेफिनेशन है वो एरा एक्ट 2008 यानी कि 2008 का एरा एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पे जो पर एनम का जो ट्रैफिक है वो कम से कम 3.5 यानी कि 35 लाख 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख के बराबर अगर आपके एयरपोर्ट में मूवमेंट है पूरे साल में, तो आप एक मेजर एयरपोर्ट की कैटेगरी में आते हो, ठीक है ना। या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर किया हो, ठीक है, नोटिफाई किया हो। दो कैटेगरी है, पहला तो मेजर एयरपोर्ट होने के लिए 35 लाख का फुटफॉल होना जरूरी है पूरे साल में, दूसरा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया हो। फिर फुटफॉल हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर घोषित कर दिया तो आपका रहेगा फिर। तो ये बेसिकली है। अब उन्होंने क्या किया, एक
अमेंडमेंट किया है जिसमें उन्होंने मेजर एयरपोर्ट या ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स कर दिया है। यानी कि अगर आप छोटे छोटे 5 एयरपोर्ट्स के ग्रुप बना लोगे तो उनको भी, अगर उनका टोटल में अगर 35 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल है तो उनको आप मेजर एयरपोर्ट्स घोषित कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये चेंज क्यों किया गया है, ताकि जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं, 15 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, लेकिन ऐसा सपोज 3 हो कि 15-15 लाख के 3 फुटफॉल वाले एयरपोर्ट्स हैं, तो आप उनको ग्रुप ऑफ एयरपोर्ट्स लेकर के आप उनको एक मेजर एयरपोर्ट्स के जितने भी फायदे हैं वो दे सकते हो। ऐसे में क्या है, बेसिकली ये डेवलप करेंगे, ये छोटे एयरपोर्ट्स को भी मदद करेगा और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करेगा। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है जो छोटे एयरपोर्ट्स में वो भी इंक्रीज होगा, वही बढ़ेगा, ठीक है ना। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लान्स टू क्लब दीज स्मॉल एयरपोर्ट्स विद नियर बाय स्मॉलर एयरपोर्ट। जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनको नियर बाय छोटे दूसरे एयरपोर्ट्स के साथ मर्ज करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इनको मिला करके मेजर पोर्ट्स बनाए, ताकि जो एयरपोर्ट टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी मेजर पोर्ट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जा सके, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड थोड़ा टफ होगा ये ज़रूर, क्योंकि 35 लाख का फुटफॉल कम फुटफॉल भी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि एरा एक्ट जो था वो 2008 में आया था, 2008 में आया था, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी है। और इसलिए जो एरा बॉडी है, एरा एक इकोनॉमिक रेगुलेटर है। एरा क्या है, इकोनॉमिक रेगुलेटर है। ये इसी एक्ट के थ्रू बनी थी, 2008 के एक्ट के थ्रू बनी थी। और ये एरा जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में इस एक्ट के बाद, और ये डिटरमाइन करती है टैरिफ फॉर एयरोनॉटिकल सर्विसेज, ठीक है ना। टैरिफ डिटरमाइन करने का काम इसका रहता है, दैट इज द थिंग। पहले जो बेंचमार्क बनाया गया था वो 15 लाख का फुटफॉल था मेजर एयरपोर्ट्स के लिए, बाद में इसको चेंज करके क्या किया गया, 35 लाख किया गया, ठीक है ना। दैट वाज चेंज इन 2019 में इसको अमेंड किया गया था और इसको 35 लाख किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो आज का तो ये 22 तारीख वाला पार्ट हो गया। अब मूव करते हैं पीछे के न्यूज़पेपर में। तो अब मैं कल का न्यूज़पेपर यानी कि 21 तारीख के न्यूज़पेपर पे आता हूँ। इकोनॉमी पेज में पीछे से अपन आते हैं। सबसे पहले एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में न्यूज़ आई थी। बता दूं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के स्टैट्यूटरी और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में चेंजेस किए गए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और ये क्या करता है कि प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए कमेटी बनाई गई। होता क्या था पहले कि गवर्नर अकेले डिसाइड कर लेता था, गवर्नर डिप्टी गवर्नर मिलकर के। अब इसकी पूरी कमेटी डिटरमाइन करती है कि क्या पॉलिसी रेट होने चाहिए। पॉलिसी रेट का मतलब क्या, आपका वही रेपो रेट क्या होगा, आपका रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, सीआरआर क्या होगा, एसएलआर क्या होगा, ये सारी चीज़। लेकिन एक्चुअली में जो डिटरमाइन होता है वो रेपो रेट से डिटरमाइन होता है। रेपो रेट क्या रखना है, रेपो रेट आपका फिर बैंक पॉलिसी रेट कहलाता है, बैंक पॉलिसी रेट आपका रेपो रेट कहलाता है, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बेसिकली अभी रिसेंटली मीटिंग की थी। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई गवर्नमेंट एक पैनल बनाया था 2014 में उर्जित पटेल का। उर्जित पटेल पैनल ने ही रिकमेंडेशन दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बननी चाहिए। एमपीसी बनाने का रिकमेंडेशन उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में दिया था, ठीक है ना। इसका जो चेयरमैन होगा एमपीसी का वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन गवर्नर रहेगा। कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स आर देयर। चेयरमैन को मिला करके 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से रहते हैं, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स रहते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। अब ये डिसीजन जो होता है वो मेजॉरिटी के द्वारा होता है। गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है। डिसीजन कैसे होता है, मेजॉरिटीज होता है, जैसे 4-2 की मेजॉरिटी से हो गया, या 5-1 से हो गया, या 6-0 से हो गया। बट अगर 3-3 हो गया, अगर 3-3 हो गया तो क्या होगा, गवर्नर के पास ऐसे केस में कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट की गवर्नर किस साइड में जाना चाहता है, ठीक है ना। तो 3-3 के केस में गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है जो टाई को खत्म करने के लिए होता है। फंक्शन आप सबको मैंने बता दिया कि ये पॉलिसी रेट यानी कि रेपो रेट, जो पॉलिसी रेट है वो रेपो रेट ही है, ताकि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या बोलती है कि 4 ± 2% के आसपास ही इन्फ्लेशन होना चाहिए, यानी कि 2% से 6% की रेंज में इन्फ्लेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस रेंज में इन्फ्लेशन टारगेटिंग को ट्राई करने का काम एमपीसी का है। अगली न्यूज़ है आरबीआई एंड IRDAI नॉड मस्ट फॉर एफडीआई इन बैंक लेड इंश्योरेंस। अब हुआ क्या है, एफडीआई आप सबको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अब अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो कि किसी प्राइवेट बैंक द्वारा प्रमोट की गई है, अगर आपको वहाँ पे एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा आरबीआई और IRDAI से। याद रखिएगा IRDAI क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब याद रखिएगा IRDAI जो बना था वो 1999 में बना था, फ्रॉम द एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया था 1999 में। उसके बाद
बाद ये बॉडी बनाई गई थी और आरबीआई के साथ मिल करके इसका मतलब कि परमिशन लेना ज़रूरी है अगर आपको एफडीआई करना है, ठीक है ना। और एफडीआई की लिमिट कितनी इंश्योरेंस सेक्टर में 74%। तो दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि 74% की लिमिट भी है जिसको ब्रीच नहीं करें, इसलिए ये रूल निकाला गया। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको याद रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में। तो जीएसआई लिस्ट्स जियो टूरिज्म साइट्स। अब ये न्यूज़ आपने भले किसी और का एनालिसिस भी देखा हो, आपको ये न्यूज़ बता ही भी सकते हैं, लेकिन इसमें लोकेशंस इंपॉर्टेंट थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको नहीं बताया हो किसी ने। जीएसआई ने रिसेंटली कुछ जियो टूरिज्म साइट्स की लिस्ट को नॉर्थ ईस्ट में अनलॉक के लिए कहा है। अब एक्चुअली में ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी वो साइट्स इंपॉर्टेंट है। तो साइट्स के नाम बता दूँ। एक्चुअली पहली साइट है मोमलूह केव है, मोमलूह केव, MAWM मोमलूह केव। मोमलूह केव कहाँ पर है? नियर चेरापूंजी, ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, मेघालय में है। ये मेघालय में है, मोमलूह केव है। ये लोकेशंस जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाओ, ये क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये लोकेशंस बताई हैं, इंपॉर्टेंट भी है। मोमलूह केव कहाँ पर है? ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है, मेघालय में। दूसरा है मौवली। मौवली जो है इसको गॉड्स रॉक भी कहा जाता है, मौवली या गॉड्स रॉक, मौवली या गॉड्स रॉक बोलते हैं। एंड दैट इज अगेन इन द मेघालय रीजन, ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे वाराणसी रिवर है, वाराणसी रिवर वैली है, ये मेघालय में ही है। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, मौवली गॉड्स रॉक बोलते हैं। फिर इसके अलावा केटी बाउंड्री मास एक्सटेंशन, केटी बाउंड्री मास एक्सटेंशन जो है, इसके अलावा थेरीघाट रिवर सेक्शन है, मेघालय के ही रीजन में है। तो केटी बाउंड्री मास एक्सटेंशन और थेरीघाट रिवर सेक्शन, ये दोनों आपका ईस्टर्न खासी आपका मेघालय में है। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नागा हिल ओफियोलाइट ये नागा हिल ओफियोलाइट, ये नागालैंड में है, किफिरे डिस्ट्रिक्ट में। नागा हिल ओफियोलाइट, OPHIO ओफियोलाइट, ठीक है ना। ये आपका कहाँ पर है? नागालैंड में। इसके अलावा मजुली रिवर आइलैंड और उमानंद आइलैंड, ये असम में है। याद रखिएगा, मजुली रिवर आइलैंड कहाँ पर है और उमानंद आइलैंड कहाँ पर है? असम में है। तो मजुली रिवर आइलैंड और उमानंद आइलैंड ये कहाँ पर है? असम में है। इसके अलावा स्ट्रोम्बोलाइट पार्क, स्ट्रोम्बोलाइट पार्क कहाँ पर है? स्ट्रोम्बोलाइट पार्क है आपका, दैट इज अगेन लोकेटेड इन योर, लिखा तो है यार कहाँ पे? सिक्किम में। दैट इज अ स्ट्रोम्बोलाइट पार्क ऑन द कार्बोनाइट कंप्राइजिंग स्ट्रैमेटोलिटिक यानी कि एल्गल स्ट्रक्चर। स्ट्रैमेटोलिटिक क्या होता है? एल्गल स्ट्रक्चर होता है। ये सिक्किम में है, स्ट्रोम्बोलाइट पार्क। ये सारी लोकेशंस मैंने ढूंढ के लिखा है, ये हिंदू के न्यूज़ में नहीं आया था। ये लोकेशंस मैंने ढूंढ के लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेगा। स्ट्रोम्बोलाइट पार्क आपका सिक्किम में है। इसके अलावा एक रिएक क्यूएस्टा याद रखेगा, दैट इज ऑन द टेशरी सैंड शेल है, ये आइजॉल मिजोरम में। रिक्वेस्टा है आइजॉल मिजोरम में। देन सोंगा सेर लेक है विच इज ऑल्सो नोन एज द माधुरी लेक। सोंगा सेर लेक, इसको माधुरी लेक भी कहते हैं। ये तवांग अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। सोंगा सेर लेक यानी कि माधुरी लेक इसको बोलते हैं, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज आइटम्स। आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखो ये ऐसी न्यूज़ है जिनको मिस नहीं कर सकते आप लोग, इसलिए मैं इनको आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मिस नहीं कर सकते। अरेस्ट इज नॉट ऑलवेज अ मस्ट से सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट अरेस्ट, ये उन्होंने कहा है कि अरेस्ट एक मस्ट कंडीशन नहीं है। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन भी लिखेंगे कल मेंस का, मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास अरेस्ट करने का प्रोविजन है, कि आपके पास कोई लॉ है जिसमें आप अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति को आप अरेस्ट किए बिना भी काम चला सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, या फिर वो व्यक्ति कहीं भागेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, अगर आप ये मेक श्योर कर सकें तो आप ऐसे केस में अरेस्ट ना करें तो भी आपका काम चल जाएगा। अरेस्ट से क्या है, ऑथर ने यहाँ पे कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रीजन है वो ये दिया है कि अरेस्ट अगर आपने किया तो आपके लिए तो एक रूटीन काम है, लेकिन जो वो व्यक्ति है उसके लिए इनकैलकुलेबल हार्म हो सकती है। कई बार 1-1 महीने या 2-2 महीने की सजा के लिए भी लोग अरेस्ट कर लेते हैं या कर लेते हैं। ऐसे केस में उस व्यक्ति की सेल्फ स्टीम, उस व्यक्ति का रेपुटेशन, उस व्यक्ति की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है। और कई बार बहुत माइनर क्राइम्स होते हैं जहाँ पे आपको लगता है, समझ में भी आ जाता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा केस नहीं है जहाँ पे अरेस्ट करना पड़े, तो आप उस केस में अवॉइड कर सकते हैं, अगर तो आप उसको अवॉइड करिए। सो दैट इज़ अ थिंग। एंड आई थिंक यही न्यूज़ आइटम्स मैं आपको कल के न्यूज़पेपर से बताना चाहूँगा जो मिस नहीं करनी है। आगे मूव करते हैं, हम परसों की तरफ मूव करते हैं।
अब परसों के न्यूज़पेपर में आते हैं। 20 तारीख का न्यूज़पेपर है, इसमें पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे दूं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी के लिए आपके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूं। पहला स्टेटमेंट है, ही हैड नॉट सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ही पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एंड तीसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर्स हु अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड वर्कड फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ दलित्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 1 and 3, 3 या 2 and 3। दूसरा क्वेश्चन जो है वह ककटिया डायनेस्टी के रिगार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट है, ककटिया डायनेस्टी इमर्ज ड्यूरिंग द 5th and 6th सेंचुरी। दूसरा स्टेटमेंट है, दे रूल्ड मोस्ट ईस्टर्न डेक्कन रीजन कंप्राइजिंग तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तीसरा है, अंडर द ककटिया रूल द कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड एंड वाज नॉट गिवन मच सिग्निफिकेंस सोशली। करेक्ट कौन से, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 2 ओनली। इनके आंसर्स आप करिएगा। मेंस क्वेश्चन भी मैंने परसों के लिए रखा था वैसे, बट मैं न्यूज़ बना नहीं पाया था। तो मेंस क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ स्पीकर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी necessary that speaker acts with impartiality। डिस्कस। जो स्पीकर की पोस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्पीकर जो है वो पूरी न्यूट्रलिटी या पूरी इम्पार्शियलिटी के साथ काम करे। सो व्हाई इज दैट, क्यों ऐसा ज़रूरी है ये आपको बताना है। सो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आप इसका आंसर करेंगे। मूव करते न्यूज़ एनालिसिस में। सीबीआई एंड SIT टू इन्वेस्टिगेट बंगाल वायलेंस केस। तो जो बंगाल वायलेंस का केस है वो सीबीआई को दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको सीबीआई के बारे में बता दूं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं इसको। पहला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन के लिए याद रखना है वो याद रखें कि इट इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संथनम कमेटी का रिकमेंडेशन था और ये पावर डराइव जरूर करती है एक एक्ट से जिसको हम दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का एक्ट बोलते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, वहां से केवल पावर डिराइव करती है, लेकिन ये बॉडी उसके अंतर्गत बनी नहीं, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। सीबीआई जो है एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर इसका जुरिडिक्शन आता है। जुरिडिक्शन कौन सी मिनिस्ट्री का आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, याद रखेगा। और ये ज़्यादातर ब्राइवरी, करप्शन के केसेस, गवर्नमेंटल करप्शन के केसेस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। और ये एक 1965 में इसका जुरिडिक्शन बढ़ा दिया गया और इसको मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मल्टी एजेंसी इंटरनेशनल केसेस भी दिए जाने लगे। सीबीआई याद रखेगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से एग्जेम्प्टेड है। सीबीआई इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट। और ये जो इंटरपोल है ना, उसकी जो सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है इंडिया में वो सीबीआई ही है। इंटरपोल का कॉन्टैक्टिंग अथॉरिटी भी है। इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो सीबीआई को एक डायरेक्टर हेड करता है जो कि डीजी रैंक का होता है, डीजीपी रैंक का होता है। और इसको सेलेक्ट किया जाता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत। और इसमें याद रखिएगा 2 साल का टेन्योर इसको लोकपाल लोकायुक्त एक्ट के अंतर्गत, जो डीजीपी यानी कि जो डायरेक्टर है सीबीआई का, उसको 2 साल का टेन्योर भी दिया गया है। याद रखिएगा इसको अपॉइंट करने वाली जो कमेटी है उसमें मेंबर कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा या फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो लोकसभा का है वो मेंबर होता है। और इसमें इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का या उसके रिकमेंडेशन में कोई और व्यक्ति हो तो वो उसका एक मेंबर और होता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है दैट इज अगेन पार्ट ऑफ दैट। इसमें स्पीकर नहीं होता है, इसलिए स्पीकर हटा देना। स्पीकर नहीं होता, स्पीकर इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। स्पीकर रिमूव, यू कैन रिमूव दैट फ्रॉम हियर, ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहाँ पे नागालैंड सीएम एलेज फियर ओवर RIIN। RIIN क्या है मैं आपको बता दूं। RIIN क्या है? रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। याद रखेगा, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। और यहाँ पे उन्होंने RIIN का एक कट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया था 2019 में, जिसको बोलते हैं 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 का कट ऑफ है। 1 दिसंबर 1963 कट ऑफ डेट रखी गई है। रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, याद रखिएगा, रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, ठीक है। थोड़ा सा RIIN के बारे में बता दूं। अभी RIIN क्या होता है?
अब देखो, जैसे कि आप लोग एनआरसी का नाम आपने सुना होगा, आपने इनर लाइन परमिट का नाम सुना होगा, है ना, आपने सुना होगा इनर लाइन परमिट या एनआरसी, हमने तो नेशनल रजिस्टर। वैसे ही नागालैंड के लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन्ड है जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, रजिस्टर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। ये भी वहाँ के लिए एक उनका एनआरसी जैसी ही चीज़ है। अब यहाँ पे जो 2019 में डेट सेट हुई थी कट ऑफ की, वो 1 दिसंबर 1963 सेट की गई थी, ठीक है ना। Now this exercise was put on hold after opposition from various quarters which demanded that the cutoff date should be changed to April 1977। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अप्रैल 1977 का बेसिकली डेट डिमांड किया जा रहा था, लेकिन जो कट ऑफ डेट थी वो 1963 की थी फॉर RIN, यानी कि इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको 1 दिसंबर 1963 के पहले के डेट में डिटरमाइन करना पड़ेगा, 1 दिसंबर 1963 के पहले की डेट में। एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी डिनाइड देयर राइट्स, देयरफॉर decision on RIN should be well thought and should not cause any harassment to any community। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि जो नागालैंड के CM उनका ये कहना है कि जो सिटीजन्स हैं उनको पूरे राइट्स मिलते रहें, इसलिए ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति छूट जाए, इसलिए डेट जो है वो 1977 कर देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द डिमांड हैज़ बीन। आगे मूव करते हैं, देखते क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। मप्पीला राइट। अब यहाँ पे मालाबार राइट्स के बारे में न्यूज़ है, तो मैं आपको मप्पीला रेबेलियन या मालाबार रेबेलियन जिसको बोलते हैं, मप्पीला रेबेलियन या मालाबार रेबेलियन के बारे में बता दूँ। ये जो रेबेलियन है 1921 का रेबेलियन, इसको मोपला भी कहते हैं, मोपला रेबेलियन या मोपला अपराइजिंग या मप्पीला रेबेलियन या मालाबार रेबेलियन बोलते हैं। ये मोपला कम्युनिटी थी, दे वर द मुस्लिम्स ऑफ मालाबार, मोपला कम्युनिटी वर द मुस्लिम्स ऑफ मालाबार। 1920 सेंचुरी में इन्होंने ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे मालाबार रीजन में, ब्रिटिशर्स एंड हिंदू लैंडलॉर्ड जो थे उनके अगेंस्ट इन्होंने अटैक कर दिया था और उनके अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन हुआ था, रेबेलियन हुआ था। एंड 2021 जो था दैट इज द 100th ईयर ऑफ दिस मालाबार या मप्पीला रेबेलियन। ये याद रखेगा, मालाबार रीजन केरला 1920 या आपका 1921 याद रखेगा। मोपला रेबेलियन भी बोलते हैं इसको। लैंडलॉर्ड्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिशर्स दोनों के अगेंस्ट था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स प्लस ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। और याद रखेगा कि इसको एक और चीज़ में जो इनके जो लीडर थे वो लीडर्स थे आपके अली मुसलियार और वरियम कुन्नात अहमद हाजी। याद रखेगा, अली मुसलियार एंड वरियम कुन्नात अहमद हाजी, दे वर द लीडर्स ऑफ दिस मोपला अपराइजिंग या मालाबार रेबेलियन। तो इनको नाम भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, दैट अगेन लेट्स मूव अहेड कि और कोई न्यूज़ आइटम है कि नहीं, तो आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे चाइना फॉर अडॉप्शन ऑफ कल्चरल सिंबल्स लैंग्वेजेस इन तिब्बत। तो अब चाइना ने यहाँ पे बेसिकली डिसाइड किया है कि जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पे जो चाइनीज़ सिंबल्स हैं एंड ऑल दे विल बी, तो अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने कह दिया है। उन्होंने ये कहा देखो कि तिब्बतन शुड स्पीक स्टैंडर्ड रिटन चाइनीज़ एंड शेयर द कल्चरल सिंबल्स। तो चाइना का ही हिस्सा है और वो मानते हैं, और उसको उन्होंने कहा कि हमने तो आपको मतलब कि लिबरेट किया। चाइनीज़ का ये कहना है कि दे लिबरेटेड द तिब्बतियंस या लासा वाला रीजन। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि लासा में एक पैलेस था, पोटाला पैलेस, वहाँ पर ये बातचीत चल रही थी। पोटाला पैलेस की लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर है, लासा में है, यानी कि तिब्बत वाले रीजन में है। लासा को फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, लासा को क्या बोलते हैं, फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा पोटाला पैलेस, ठीक है ना। इंड्रा रेजेस द ग्रोथ फोरकास्ट। इंड्रा क्या है मैं आपको बता दूं, इंड्रा आपका इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च बोलते हैं, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। तो ये बेसिकली इन्होंने जीडीपी के रिगार्डिंग और सारी चीज़ें के ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं। इंड्रा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नाम आया था के शेप्ड रिकवरी का, के शेप्ड रिकवरी का इस आर्टिकल में नाम आया था। इकोनॉमी का टर्म है के शेप्ड रिकवरी, मैं आपको बता दूं तो के शेप्ड रिकवरी अकर्स व्हेन फॉलोइंग रिसेशन। ये हमेशा के शेप्ड रिकवरी एक रिसेशन के बाद होती है, जैसे इस तरह का रिकवरी, देखो ये लिखा है ना, ये इस तरह का ग्राफ बनता है के शेप्ड रिकवरी। तो ये जो रिकवरी है ये रिसेशन के बाद होती है, एंड ये डिफरेंट रेट्स डिफरेंट टाइम मतलब डिफरेंट ऐसी रिकवरी को बोलते हैं जो कि डिफरेंट रेट से हो रही हो, अलग अलग ऑर्डर के लिए डिफरेंट टाइम में हो रही हो और डिफरेंट मैग्नीट्यूड में हो रही हो। तो ऐसी रिकवरी जिसमें कोई चीज़ कांस्टेंट ना रहे, मतलब सेक्टर में भी अगर एक सेक्टर है तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आप जाओगे तो आपको ग्रोथ टाइम और रेट मैग्नीट्यूड सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। एक लोगों से मतलब रिच लोगों
लोगों से आप पुअर लोगों में आओगे तो दोनों में अलग। तो ये चाहे लोगों के लिए बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे सेक्टर्स की बात करें, सबके लिए अलग अलग टाइम पीरियड पे, सबके लिए अलग अलग रेट पे और सबके लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड पे होती है। इसको हम बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। तो यहाँ पे के शेप्ड रिकवरी ही चल रही है, ठीक है ना। HDFC बैंक रेजेस $1 बिलियन वाया द फॉरेन बॉन्ड्स। तो HDFC ने रेज किया है $1 बिलियन फॉरेन बॉन्ड्स के थ्रू। यहां पे न्यूज है फॉरेन बॉन्ड्स की। मैं आपको फॉरेन बॉन्ड्स के बारे में बता दूं, काफी डिटेल में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉरेन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है विच इज इशूड इन अ डोमेस्टिक मार्केट। पहली चीज आपको एक टर्म याद रखना कि ये तो डोमेस्टिक मार्केट में इशू होता है। नाम फॉरेन बॉन्ड है लेकिन इशू डोमेस्टिक मार्केट में होता है। मार्केट डोमेस्टिक होता है लेकिन किसके द्वारा? एक फॉरेन एंटिटी के द्वारा होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन द डोमेस्टिक मार्केट बाय अ फॉरेन एंटिटी इन डोमेस्टिक मार्केट्स करेंसी। तो तीन चीजें इसमें, तीन चीजें याद करने की होगी। डोमेस्टिक मार्केट होता है, फॉरेन एंटिटी होती है, डोमेस्टिक करेंसी होती है। ये तीन चीजें याद रखेगा। क्या क्या? डोमेस्टिक मार्केट होता है, फॉरेन एंटिटी होती है, डोमेस्टिक करेंसी होती है। ये तीन चीजें अगर आपने याद रख ली तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट होता है, फॉरेन एंटिटी होती है, डोमेस्टिक करेंसी होती है, ठीक है ना। अब इसके एग्जांपल्स हैं बुलडॉग बॉन्ड्स हो गए, मटिल्डा बॉन्ड्स हो गए, समुराई बॉन्ड्स हो गए। ये सारे बॉन्ड्स इशू होते रहते हैं, इनको फॉरेन बॉन्ड्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दी। तो दैट इज इट फॉर दीज 3 days न्यूज एनालिसिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द न्यूज आइटम्स। प्लीज डू लाइक अस, प्लीज डू शेयर अस एंड कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।